और खास होगी। असल वजह की तलाश होगी। दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। अध्यक्ष महोदय, पिछले दोनों क्वेश्चनों के जो जवाब आया उससे सदन प्रश्न पूछे। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 243 मेरे पास लिखित में जवाब आ गया है। आपकी आज्ञा हो तो मैं सीधे प्रश्न पूछ लूं। पूरे प्रश्न पूछे। ये पंचायत समिति 2017 में स्वीकृत हुई थी और इसको 15 माह में कंप्लीट करना था, लेकिन आज 7 वर्ष हो चुके, नहीं हो पाए हैं। इसी को लेकर मेरा क्वेश्चन लगा है। मेरा पहला सवाल ये है कि इसकी अनियमितता को लेके 16 सीसी चार्जशीट दी गई है, तो वो कितने लोगों को दी गई है, किन किन को दी गई है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि 17 सीसी जो चार्जशीट है वो चार्जशीट अभी प्रक्रियाधीन बताया गया है, तो वो चार्जशीट किस किस को मिल रही है और कब तक मिलेगी। 2 क्वेश्चन। माननीय मंत्री महोदय, तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अभी 2 तो पूछ लीजिए, तीसरा भी आप पूछ लेना। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सच है कि पंचायत समिति का भवन बनना था और आज तक पूरा नहीं हुआ। एक गंभीर विषय है, परंतु मुझे बहुत दुख है इस बात का ये कि इसमें 6 साल में पूर्व सरकार ने 26 बीडीओ के ट्रांसफर किए हैं। 26 बीडीओ के इस पंचायत समिति 26 बार बीडीओ आया। अब मुझे सबसे पहले तो जिस अधिकारी ने ये ट्रांसफर किए हैं, अरे उत्तर सुनिए ना, उत्तर मंत्री जी को उत्तर के लिए नहीं कह सकते हो, क्या दें। जिस अधिकारी ने ये ट्रांसफर किए इतनी बार, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जो अनियमितताएं हुई हैं वो माननीय सदस्य को भी ध्यान है, क्योंकि इसमें जो हमने जो चार्जशीट लगभग सबको दे दी, 16 सीसी कार्रवाई कर रहे हैं। और एक जो इसमें आयन है वो मेरी मोटी जानकारी के अनुसार अब दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन जो जयन है उनको हम निलंबित करते हैं। और जो वीडियो रहा इसमें अधिक समय और 3-4 बार वापस उसी वीडियो को लगाया गया है। शायद तत्कालीन अधिकारी या तत्कालीन मंत्री के कोई वेस्टेज इंटरेस्ट रहे होंगे, इसलिए मैं उस वीडियो को भी निलंबित करता हूं। हो गया आपका? और कोई? अध्यक्ष महोदय, एक पूछ सकते हो। माननीय मंत्री महोदय 26। हाँ पूछे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फर्म काम कर रही थी उस फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, लेकिन वही फर्म और उस फर्म से रिलेटेड जो व्यक्ति है उसकी दूसरी फर्म पूरे जिले में काम कर रही है। अब गवर्नमेंट का सर्कुलर है कि जो फर्म जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर ब्लैक लिस्टेड होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट या संभाग में उस फर्म से दूसरी जगह काम नहीं हो सकता है। तो क्या विभाग ने इस फर्म के द्वारा दूसरी जगह और उस फर्म से रिलेटेड जो व्यक्ति है उसकी दूसरी जो फर्म है वो जिले में काम कर रही है, तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे मंत्री जी, ये उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस फर्म को जो ब्लैक लिस्टेड किया है, हम राजस्थान के सभी जो विभाग है जो निर्माण का काम करते हैं उनको भिजवा देंगे। और जैसा माननीय सदस्य का ये भी कहना है कि वो दूसरी फर्म भी है यदि उसी के नाम से और यह फर्म में सदस्य वही है, नाम दूसरा है, सदस्य वही है, तब भी हम सूचना सबको दे देंगे ताकि वो संबंधित डिपार्टमेंट जिनमें काम करते हैं उनको ब्लैक लिस्टेड मान करके आगे काम न दे। राजकुमार रोत महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई सरकार बनी, राजस्थान का युवा सोचता है कि हमारे हित में अच्छा काम हो, भर्तियां निकले
लेकिन जिस तरीके से 25/12/2023 को जो लेटर आया और उस पत्र के तहत 5,000 युवाओं, उनके परिवारों और ये युवा, इनका काम ये था कि केंद्र और राज्य की जो योजना है, इस योजना को उस गरीब तक पहुंचाना, जो गरीब शहर से दूर है, जिस गरीब परिवार में एजुकेशन नहीं है, उनको केंद्र और राज्य की योजनाओं को उस तक पहुंचाना, उनका उस तक लाभ पहुंचाना, ये उनका काम था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पिछली सरकार ने लगाया। अब इस सरकार ने अब क्या सोच के ये निर्णय लिया, हमारी समझ से बाहर है, लेकिन मैं आपके सामने इस राजनीतिक विचारधाराओं से परे हटके इन युवाओं की जो भावना है, इन युवाओं का जो दर्द है और इनको हटाने की वजह से उन गरीब परिवारों पे क्या असर पड़ने वाला है, जिन गरीब घर में जाके ये युवा बता रहा था कि ये आपकी योजना है, आप इसके पात्र हो और आप इसके तहत आवेदन करो, उन परिवारों पर क्या असर पड़ने वाला है, उसको लेके बात रखना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हटाने के पीछे कई तर्क हो सकते हैं, लेकिन हमें एक भी सही तर्क नहीं लग रहा है। पूर्व सरकार ने लगाया था, कुछ नेताओं ने यह स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इन युवाओं पे क्या गुजरी होगी उस समय? वो राज्य सरकार की योजना नहीं, केंद्र की योजनाओं का भी प्रचार उस गरीब घर तक पहुंचा रहे थे। आज धरना चल रहा है इन युवाओं द्वारा। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि पिछली वसुंधरा गवर्नमेंट की सरकार ने लास्ट में जाते वक्त पंचायत सहायक की भर्ती की, और उन पंचायत सहायक की जो भर्ती थी वो सरपंच और प्रिंसिपल मिलकर तय करते थे कि कौन बनेगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई मेरिट नहीं बनी। लेकिन इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और उस सरकार ने उनको नियमित रखा, और उसी सरकार ने पंचायत सहायक को एक सम्मानजनक पद दिया और सम्मानजनक सैलरी दी। हम इस सरकार से भी ये आशा चाह रहे हैं कि पिछली सरकार ने जो लगाया था वो किसी के कार्यकर्ता नहीं थे, इनका इंटरव्यू हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन को बताना चाहूंगा, मैं उस धरना स्थल पे गया और एक व्यक्ति ने, बच्चे ने बोला कि मैं आरएसएस द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित हूं। अगर कांग्रेस ने भेदभाव पूर्ण तरीके से और कार्यकर्ता आइडेंटिफाई करके अगर लगाया होता तो मैं कैसे लगा, ये उस आदमी ने सवाल किया। ये अध्यक्ष महोदय, मैं ये चाहूंगा, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में धरना देना, आवाज उठाना सबका अधिकार है, यह अधिकार हमको संविधान देता है। लेकिन उन बच्चे आज धरना दे रहे हैं, उनके आसपास टॉयलेट है, वो टॉयलेट पे ताला लगा दिया जा रहा है, वहां रात को लाइटें बंद की जा रही है, छोटे छोटे बच्चे लेके महिला वहां बैठी हुई है। उस परिवार पे क्या गुजरती होगी, जिस परिवार ने यह सोचा था मेरा बच्चा कुछ नौकरी लग गया और उसको तत्काल हटा दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई भाजपा के विधायकों ने भी पत्र लिखा है, 20 से 25 भाजपा के विधायकों ने भी पत्र लिखा है। हम चाहेंगे माननीय पंचायत सहायकों, इन जो बैठ के बात करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी भावना को समझते हुए जो सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा और आप इस पे सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार को निर्देश करें कि इन राजीव गांधी युवा मित्र को एज इट इज वापस लगाया जाए, और जो धरना दिया जा रहा है अभी तक परमिशन नहीं दी गई है, उनको परमिशन दे और इन युवाओं को राहत पहुंचाए, उस गरीब घर तक राहत पहुंचाए। छोटे छोटे बच्चे लेके सरकार मेडिकल की सुविधा करवाए। ध्यान करना चाहते आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे अंतिम यही निवेदन करना चाहूंगा कि इनको बहाल किया जाए। बैठिए। मौका दिया। नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि प्रदेश में पेरापेरी क्षेत्र के अंदर वर्षों से बसी हुई आबादी को पट्टा आज तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से आम गरीब आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तथा गरीब आदमी मकान बनाने के लिए ऋण लेना चाहता है। लेकिन माननीय सदस्य, इधर या तो वहां जाकर बात करें, पीछे ये मुड़ करके बात नहीं करनी। बोलिए। ऋण नहीं मिल पाता है, वह अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहा है। घनी आबादी में कई वर्षों से सर्व समाज निवास कर रहा है, इसके बावजूद भी आम लोगों को पट्टा नहीं मिल पा रहा है।
पूर्व सरकार में भी दिनांक 30 नवंबर 2011 से पहले का कोई प्रमाण देने पर पट्टा देने का वादा किया था, मगर आज तक पट्टा ना मिल पाने के कारण सर्व समाज काफी परेशान है। पट्टा नहीं होने की वजह से यूआईटी द्वारा आए दिन तोड़ फोड़ करके आम गरीब को परेशान किया जा रहा है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूर्व सरकार में जो काम जनता के हित में काम नहीं किया, उस काम को वर्तमान सरकार से उम्मीद करता हूं कि वर्षों से निवास करने वाले आम जनता को पट्टा देकर राहत प्रदान करें एवं यूआईटी द्वारा की जा रही तोड़ फोड़ को रोका जाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत मैं सरकार के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा वल्लभनगर जल जीवन मिशन में कुछ पंचायतों में काम हुआ है तथा कुछ पंचायतों में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जाखम बांध से पानी लाने की योजना से जोड़ेंगे। उक्त शेष पंचायतों में आज दिनांक तक जाखम योजना धरातल पर नहीं आई है, जबकि जाखम योजना में पानी लाने के लिए वक्त लग सकता है। मेरा इस सरकार के माध्यम से निवेदन है कि एक बार इन पंचायतों को जल जीवन मिशन से चालू कर दी जाए और जब जाखम से लाइन आती है तब उक्त कनेक्शन जोड़ दिए जाए ताकि सभी गांवों को पानी मिल सके। विधानसभा की तहसीलों को जाखम बांध से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जाखम बांध की परियोजना किस स्तर पर लंबित है? क्या सरकार जाखम बांध की परियोजना पूर्ण होने तक विधानसभा वल्लभनगर में सभी गांवों को जल जीवन मिशन से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हाँ तो या फिर कब तक? ये प्रश्न है ही नहीं इसमें। ये लास्ट वाला सर कब का प्रश्न है? अपनी ओर से एक शब्द भी नहीं जोड़ेंगे, जो लिखा है वो पढ़िए। सर लास्ट वाली लाइन मैंने जोड़ी थी, सॉरी। चलिए इधर। माननीय सभापति महोदय, जो महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा यहाँ पर अभिभाषण 19 जनवरी 2024 को कराया गया, मैं केवल उसके ऊपर अपनी बात केंद्रित रखूंगा और मैं सत्ता पक्ष से भी अपेक्षा करता हूं और मेरे दल से भी मैं अपेक्षा करता हूं कि कोई ऐसी बात आए जिस पे टोकना जरूरी हो उसी पे टोका जाए, चाहे हम लोग हों चाहे ये लोग हों, वरना इस राजस्थान की विधानसभा की चर्चा का कोई महत्व नहीं रहेगा। हाँ, सुधार लो तो बहुत आराम से काम हो जाएगा। नहीं, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है कि आप इसको राजस्थान की विधानसभा की गौरवशाली परंपरा को निभाना चाहते हैं या सब्जी मंडी बनाना चाहते हैं। आप बोलिए माननीय सदस्य। मैं महामहिम से जिस प्रकार से 83 पैरों का जो अभिभाषण पढ़वाया गया, मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में सभापति महोदय पहली दफा 83 के 83 पॉइंट राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार के विजन के नहीं होकर के और केवल पिछली सरकार के ऊपर छींटाकशी, उनकी योजनाओं को भ्रष्टाचारी बताना, उनकी प्रत्येक योजना के बारे में महामहिम राज्यपाल के सिरमुख से इस प्रकार से कहलवाना, मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा गलत परंपरा इस राजस्थान की आज तक न हुई है और मैं आशा करता हूं कि आगे भी नहीं हो। आप देखिए सर, बेहद निराशा और बिल्कुल ऐसे पढ़वाया गया महामहिम से कि उनकी जो गरिमा है उसको भी राजस्थान की सरकार की जो कैबिनेट ने जो अप्रूव करके दिया, उसमें उनकी गरिमा को तार तार करने का काम किया है। ये भविष्य में नहीं करे तो अच्छा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आपके सामने 17 जनवरी 2019 जो पहली बार हमारी कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब का महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है सर, और उसमें एक भी पैरे में कहीं भी पिछली 5 साल की सरकार की किसी भी योजना के बारे में या इस तरीके के अनर्गल बातों का कोई स्थान नहीं रहा। मैं समझता हूं कि ये राजस्थान की सरकार का पहला जो अभिभाषण जो कैबिनेट ने पास कराया, उसका मकसद ये होता है कि हमारी सरकार का ये विजन है, अब हम ये करेंगे, ये ठीक नहीं था, इसको ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन जो अभिभाषण आया है सर,
पढ़ करके दुनिया हंस रही है सर हम के ऊपर कि राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में ये कह रहे हैं कि राज्यपाल ने दिनांक इतने को कहा, राज्यपाल ने दिनांक इतने को कहा, वो गलत है। या थोड़ी बहुत तो गरिमा बचा के आपको रखना चाहिए था। मैं मानता हूं कि आपका विजन नहीं हो सकता, ये दिल्ली से बैठे हुए लोगों ने आपको भेजा, आपके कैबिनेट ने उसको देखा नहीं, अपने मुख्यमंत्री ने उसको देखा नहीं और आनंद फानन में ला करके और जितनी गालियां आप दे सकते थे वो गालियां आपने देने का काम किया। आप देखिए सर, पैरा संख्या 5 परस्पर अंतर्विरोध की बात कर रहे हैं, खींचातानी की बात कर रहे हैं। पैरा 12 में नीतिगत निर्णय और जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे लेकिन फिर भी हम सबकी समीक्षा करेंगे। 13 में अविवेकपूर्ण नीतियां, अदूरदर्शी निर्णय, आर्थिक कुबंधन की बात कर रहे हैं। फिर आप 14 में आप कह रहे हैं कि 5,79,781 करोड़ का ऋण भार है, उसकी बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 15 नंबर में कि प्रदेश की चौपट अर्थव्यवस्था हो गई। आप 450 सिलेंडर की 23 नंबर में बात कर रहे हैं। आप 27 नंबर में किसानों के कर्जे माफ की बात कर रहे हैं और 19,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीन की कुर्क की बात कर रहे हैं। आप 13 जिलों की ERCP की 29 और 30 नंबर के पैरे में बात कर रहे हैं। आप 31 नंबर के पैरे में पेपर लीक की बात कर रहे हैं। आप 32 नंबर में SIT और के गठन और आगे से परीक्षाओं के लिए CS और DGP को जो है वो उसकी बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपने एक से एक पैरे में कहीं भी एक कमी नहीं छोड़ी गाड़ी निकालने में कि इस राजस्थान की सरकार में 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ गड़बड़ हुआ, ये कहलवाने का काम किया। अपराध मुक्त राजस्थान और डबल इंजन सरकार की आप बात कर रहे हैं। 5 वर्षों में प्रदेश का भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, CBI के अनुसंधान की भी बात कर रहे हैं, महिला उत्पीड़न की आप 39 नंबर में बात कर रहे हैं। आप बिना कार्य योजना, बिना बजट की बात करके 50 नंबर में इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी जी के नाम थी उसकी बंद की बात कर रहे हैं आप। और 52 नंबर में आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालन पशु बीमा योजना की बात कर रहे हैं। आप नंदीशाला की बात कर रहे हैं। आप गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं। आप राइट टू हेल्थ को भी चैलेंज कर रहे हैं कि ये भी ठीक नहीं था। आप आयुष्मान योजना को चिरंजीवी योजना का नाम देने के नाम पर भी आपको ऐतराज है 58 नंबर पैरे में। मैं कहना चाहता हूं, सुनने का मादा रखिए, आराम से सुनिए। अगर एक बात भी गलत बोलूं तो आप उसका माननीय सभापति महोदय आप टोक दीजिए, संसदीय कार्य मंत्री ऑब्जेक्शन करेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन बात सुनिए, ये राजस्थान की विधानसभा में करोड़ों लोगों ने अपना जनादेश देकर के हमको यहाँ राजस्थान की विधानसभा में जनता के मुद्दों की बात करने के लिए भेजा है, न कि यहाँ पर इस तरीके से छींटाकशी करके। आपके माननीय 2 सदस्यों ने, माननीय अनीता बघेल जी ने बात रखी, अपनी अभिभाषण का इन्होंने प्रस्ताव रखा, इन्होंने अनुमोदन किया। आप बताइए क्या तैयारी थी, क्या तैयारी थी, क्या मुद्दे थे? कोई मुद्दे नहीं थे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल परसों प्रभु श्री राम के उदाहरण देकर के कहा कि एक गिलेरी का भी योगदान होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब गिलेरी के योगदान को भी आप महत्वपूर्ण देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं और आप 5 साल में जितनी योजनाएं चली, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी चली, OPS हुआ, चाहे ये जो महंगाई रोजगार गारंटी योजना, ये महंगाई के लिए जो कैंप लगे महंगाई कम करने के लिए, और कितनी योजनाएं, दुनिया भर की योजनाएं हुई, उसका आपको कोई मतलब नहीं, कोई इल्म नहीं। आप एक आदि के लिए ठीक कहते, एक आदि का ठीक करते, एक आदि को ठीक करने के काम कहते। अर्थव्यवस्था चौपट बता दिया आपने। मैं सुनने के मादा रखिए कि 5 साल में आर्थिक आपातकाल बता दिया। हमारी सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 9 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचाने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, हमारी जो मैं पूछना चाहता हूं, 31 मार्च 2000 को UPA की सरकार थी तो भारत सरकार का कर्ज 55,87,000 करोड़ रुपए था। लेकिन आज हमारी वित्त मंत्री 31 मार्च 2023 को कहती हैं कि 152,61,000 करोड़ रुपए यानी 3 गुना कर्ज भारत सरकार पे बढ़ गया है। ये कर्ज लेते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे किसी भी स्टेट की हो, चाहे भारत सरकार हो। लेकिन हम उनके नियमों का, रिजर्व बैंक के नियमों का पालन करते हैं। अगर वो पालन नहीं होता तो हम कर्ज नहीं ले सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे 2023-24 के बजट अनुमानों में राजकीय घाटा फिस्कल डिस्पिशिएट राशि रुपए 62,772 करोड़ रुपए अनुमानित थी, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP का 3.98% था। ये अनुमत सीमा से कम है।
आपकी सरकार ने इसमें लगवाया कि साहब जो विद्युत के लिए कंपनियों के लिए हमने ये किया था वो किया था, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। FRBM एक्ट में 2025-26 में GSDP के 38.2% डेप्ट और लाइबिलिटी के प्रावधान को हमने 2020-21 में प्राप्त कर लिया और 37.99 रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रबंधन अच्छा था। मैं तीसरी बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसी के बदौलत, अच्छे आर्थिक प्रबंधन के बदौलत ही हमारी जो आर्थिक विकास दर है देश में दूसरे स्थान पर 11.04% है। इस बात को भूल नहीं सकते आप। हर चीज गलत नहीं बता सकते। हो सकता है आपके एंगल से कोई चीज ठीक नहीं है तो आप ठीक बात कीजिए, उसको ठीक करने का काम कीजिए। आपको मौका दिया ईश्वर ने, जनता ने मौका दिया है, आप ठीक कीजिए। लेकिन अगर हम कोई मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करेंगे तो फिर तो ये तो आप अच्छा तू अच्छा मैं अच्छा तू अच्छा हु हा करके हम हमारा समय बर्बाद कर देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी पूर्व सरकार का डिस्कल डेफिसिट 2012-13 में 1.73% था। वो भारत सरकार के समय 2015-16 में 9.25% था। हमने कोरोना की विभीषिका को रहते हुए वर्ष 2021 से 22 इसे 3.96% रखा। ये हमारी उपलब्धि है, राजस्थान की उपलब्धि है, केवल कांग्रेस की उपलब्धि नहीं है, प्रदेश की उपलब्धि है। और किसी भी सरकार को अच्छे चलाने में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का रोल रहता है, कोई एक का रोल नहीं रहता है। अब आप कह रहे थे कि मोदी जी की गारंटी आ गई, अच्छा है भाई, मोदी जी डबल इंजन की सरकार आ गई। कहाँ है डबल इंजन? एक इंजन तो बंद पड़ा आपका। राजस्थान का इंजन तो 100 दिन की कार्य योजना आप बना रहे थे, आप 50 दिन लग गए साहब, कार्य योजना ही नहीं बनी। तो जो कार्य योजना बनेगी वो कब लागू होगी, ये मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष को पूछना चाहता हूं। आप डीजल पेट्रोल की हमको रोजाना कहते थे, गालियां देते थे, हल्ला करते थे, धरने करते थे कि साहब डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दीजिए। क्या आपने दाम कम कर दिए? क्या आपने पिछले कार्यकाल में, बीजेपी का जब कार्यकाल था, 50,000 के ऋण माफ करने की घोषणा की थी और आज क्या स्थिति है? हमने आपका पैसा चुकाया, 2,000 करोड़ रुपए की चुका करके आप चलता बन गए और हमने 6,000 करोड़ वो चुकाया और फिर 16,000 करोड़ रुपए का किसान का कर्जा माफ किया। और आप कह रहे थे कि संपूर्ण कर्जा माफ करो, आपकी डिमांड थी सभापति महोदय, आपकी डिमांड थी। मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, और आपके कृषि मंत्री ने हमारा स्टेटमेंट क्लियर था, हमारा स्टेटमेंट तो क्लियर था कि हम 50,000 तक के कर्जे माफ करेंगे। हमने संपूर्ण कर्जा की कभी बात नहीं की। संपूर्ण कर्जे की आपने बात की है। अब आंकड़ा धरो राजस्थान विधानसभा में कि कितने माफ किए आपने। ठीक है सर, मैं मान गया, मैं मान गया सर, सभापति महोदय मैं मान गया, माननीय सदस्य सभापति महोदय मैं मान गया, माननीय सदस्य मैं मान गया। इन्होंने कभी भी कर्जे माफ की बात नहीं की, मैं मान गया सर। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि आप कर्जे माफ की बात नहीं कर रहे हैं। आपने कभी भी नहीं की और आगे भी आपको नहीं करनी है। लेकिन आपके कृषि मंत्री, हमने जितना कर्जा माफ का कहा उतना कर दिया। कोई बात नहीं, मैं इस बिंदु को छोड़ देता हूं। आपके तकलीफ हो रही है, आपके तकलीफ हो रही है तो मैं इस बिंदु को छोड़ देता हूं, आपके बिंदु को छोड़ देता हूं मेरे भाई। आपके संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया, वो मेरे लिए जवाब पर्याप्त है कि इन्होंने कभी माफी की नहीं की। ये कृषि मंत्री भी कह चुके। अब यार हर आदमी खड़ा होगा, सुन लिया भैया, वही गोविंद डोटासरा है। आप अगर मैं गलत बोलूं तो आप टोक दो, लेकिन अगर आप बोलो ही नहीं, 4-5 खड़े हो जाओ, ये उतावलापन ठीक नहीं है। ये इधर भी 70 है मेरे भाई, स्थान पर बैठे बैठे ना बोले। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आपके कृषि मंत्री ने कहा कि किसान को लोन लेना ही नहीं चाहिए, उसकी जो नहीं चुकाने की आदत है वो गलत है। अरे भाई कृषि मंत्री है, किसान के ऊपर आप टिक्का टिप्पणी कर रहे हो। आप थोड़ा बहुत भी आपके कृषि मंत्री ने नहीं सोचा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। खैर कोई बात नहीं। अब आप कह रहे हो मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, भाई 33 जिलों में तो खुल गए, हमने 50 जिले बना दिए।
आप इन बाकी के 33 में से 17 जिलों में 19 जिलों में अगर मेडिकल खोलोगे तो हम जानेंगे 33 में आपका क्या रोल है। आपने कर दिया, केंद्र सरकार का हिस्सा था, आ गया। बैठ जा भैया, बैठ जा। आपके मंत्री बनने का रास्ता साफ किया हमने, आप तो मत बोलो कम से कम। फिर देखिए सर गोविंद जी, ये तो मत कहलाओ, आप ये मंत्री को मत को। फिर हमारे सदस्य कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष नेता तो आपको बनना था और जूली साहब को बना दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी क्या गलती है इसमें? मैं अगली बार बन जाएंगे आप राज्य मंत्री महोदय। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष मेरे से ज्यादा आपको घेर के रखेंगे, लाइन पे रखेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? अगली बार बन जाएंगे आप, शांति से बुराई। अब देखिए सर, आपने नंदीशालाओं की बात की। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आप 3 से 6 महीने नंदीशालाओं में अनुदान देते थे, हमने 9 महीने का किया और फिर बाद में 12 महीने का कर दिया। आपके पास में वोट लेने के अलावा गौ माता का नाम, यार क्या है ये? क्या तमाशा? बैठ जाता हूँ, क्या है ये? क्या है ये? क्या है? सभापति जी ऐसे, माननीय सदस्य बैठिए। सभापति जी ऐसे तो बात नहीं हो पाई। बाजार बना आप बिराजे माननीय सदस्य, अगर आप भी बिराजे। आपके प्रतिपक्ष के नेता खड़े हुए हैं, बात कहते हैं, आपके वरिष्ठ नेता खड़े हुए हैं और आप लोग बोल रहे हैं। अब उनको बोलने दीजिए ना, आप तो बिराजिए। सभापति महोदय, आप समझ लो, संसदीय कार्य मंत्री जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं आप टोक दो, मैं बैठ जाऊंगा 1 सेकंड में। लेकिन अगर बोलने की परंपरा नहीं बोलने देना है तो आप में से एक भी बोल जाए तो मेरा नाम बदल देना। आप बोलिए। क्या? अरे आप बिराजिए माननीय सदस्य, बैठिए माननीय सदस्य। आपने हमारी, आप बिराजिए। मंत्री महोदय बोल रहे हैं, या तो उनको बोलने दीजिए, आप बोल लीजिए। आप बिराजिए और स्थान पे बैठ के मत बोले कृपया। आपने हमारी इंदिरा रसोई की भी 1000 इंदिरा रसोई की भी बुराई कर दी। अरे हमने देखा था बीजेपी के कार्यकाल में, जब खड़े खड़े कूपन से गंदगी में खड़े खड़े लोग खाना खाते थे, अगर हमने भरपेट बैठा करके सफाई में अगर 1000 जगह पर लोगों को भरपेट खाना अगर खिलवाया है तो आपको इसका भी धन्यवाद देने में कंजूसी कर दी आपने। तो ये भी बड़ा जोरदार काम है। आप बिराजे माननीय सदस्य, आप बिराजे। 4 साल आप पधारो। आपकी पिछली सरकार में, बीजेपी के सरकार में 4 साल में 143 करोड़ रुपए गौशालाओं को, नंदीशालाओं को अनुदान दिया गया। हमने 3000 करोड़ दिया। हिंगोनिया में क्या हुआ था आपने देखा, कितनी गायें मरी थी। कल परसों कोटा में कितनी गायें मरी है, 100 से अधिक गायें मर गई। आप गौ माता के नाम से वोट की फसल काटना चाहते हो, गौ माता का भला नहीं करना चाहते। दूसरा, आप देखिए सर, नए स्वास्थ्य मंत्री जी आए, आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को 25 लाख तक का जो इलाज था उसको भी आपने नहीं बख्शा, उसको भी फर्जी और बोगस योजना बता दिया। आपने कह दिया कोई इलाज नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय, सदन के माध्यम से, कि मंत्री जी को ज्ञान होना चाहिए। 718 लोगों को आर्गन ट्रांसप्लांट चिरंजीवी योजना में हुए थे। हार्ट, लीवर, किडनी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे इलाज जो लाखों करोड़ रुपए में होते हैं, वो हमारी सरकार ने कराया था। इसका तो कम से कम आपको बोले। हाँ, बैठ जाइए। गलत परंपरा मत डालो। एक आदमी नहीं बोलेगा, आप में से एक आदमी। बिराजिए माननीय सदस्य, बिराजिए 45 लाख। बिराजिए माननीय सदस्य। सभापति महोदय, मैं आपसे बात कर रहा हूं। 45 लाख से अधिक परिवारों में 5000 करोड़ रुपए से अधिक का चिरंजीवी बीमा योजना में इलाज हुआ है। ये जनता का इलाज है, बीजेपी कांग्रेस का इलाज नहीं है। आयुष्मान योजना में तो केवल 59 लाख परिवार कवर होते, 5 लाख रुपए थी, उसके लिए भी आप गुणगान कर रहे हो, मोदी जी का गुणगान कर रहे हो। राइट टू हेल्थ, आपने राइट टू हेल्थ को भी चैलेंज कर दिया कि ये भी गलत हो गया। राइट, बैठ जाओ। फिर आप राजस्थान में मिनिमम इनकम गारंटी है, उसकी भी बात आपको सुनने में तकलीफ हो रही है, वो भी आपका अच्छा नहीं लगा आपको। फिर आपको जो है वो शहरों में मनरेगा की तर्ज के ऊपर जो हमने रोजगार की गारंटी 125 दिन की दी, वो भी आपको अच्छी नहीं लगी। आपने ओपीएस भी अच्छी नहीं लगी।
आपको आरजीएचएस भी अच्छी नहीं लगी, आपको तो कुछ भी नहीं लगा, आपको तो केवल मोदी जी का नाम जपना है। भाई जपो, हमें कहाँ तकलीफ है। मैं 3 लाख नौकरियां, माननीय सभापति महोदय, 3 लाख नौकरियों की व्यवस्था की थी। आपने इस अपने अभिभाषण में महामहिम से एक बेरोजगार को नौकरी देने की बात यहां पर नहीं कर रहे। उड़ान योजना महिलाओं के लिए किस प्रकार से उपयोगी साबित हुई है, बीमारी उनकी रुकी है, उसके भी आपको बात करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, जल जीवन मिशन में 10% जो जनता को देना था राज्य सरकार दे रही है, वो भी आपके तकलीफ हो रही है। आप 70 लाख परिवारों को सभापति महोदय हमने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया है। अब आप 450 के लिए 50 रुपए दे करके और आप झुंझुना पकड़ा करके लोगों की ये वाई लूटना चाहते हो, ये कहां की बात है। 500 रुपए में हम देते थे, आपने 450 में किया। दायरा बढ़ाया हो तो बताओ, दायरा बढ़ाया नहीं। हमने कहा था 1 करोड़ 4 लोगों को देंगे, हम 1 करोड़ 4 लोगों को देंगे। ठीक है, हम नहीं आए, आप आगे, आप दायरा बढ़ाइए। और गोवंश लंपी में मर गई। केंद्र सरकार आंख मीच के सो रहा था जब हमने 40 हजार रुपए दिए, 42,000 किसानों को 150 करोड़ रुपए की सहायता दी। आप में हिम्मत थी। देश के प्रधानमंत्री को लंपी के लिए हमने चिट्ठी लिखी थी कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दीजिए, आज तक नहीं कर पाए। आप करते कुछ नहीं हो, केवल मोदी के नाम से कितने दिन वोट बटोरोगे। इसलिए सोचना पड़ेगा। मानिए, अब 40,000 रुपए काम देनू 2 पशुओं की दुधारू की, आपने जवाब दिया आज 100 कुछ थे। 80 लाख से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन है, आप उसकी वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हो। उन पशुओं का वेरिफिकेशन करवा करके आप उनको 40,000 रुपए देगो नहीं देवोगे एक पशु के ऊपर। ये आपका विजन आना चाहिए था, ये आपका विजन नहीं आया। आपने देखा कि 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को मोबाइल दे रहे थे, 25 लाख दे दिए, आपने दूसरी बात नहीं की। अब मैं कहना चाहता हूं, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंसी, 500 बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं पूरे खर्चे के ऊपर, आपको इसमें भी तकलीफ हो गई। आपको ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की गोलमाल रखना चाहते हो लोकसभा के चुनाव तक, और लोकसभा चुनाव के बाद में हमारे शिक्षा मंत्री जी का बयान मैंने सुना है, ये कह रहे हैं ये तो मोदी जी फैसला करेंगे, स्थानांतरण का फैसला मुख्यमंत्री जी करेंगे, और अंग्रेजी मीडियम चालू रहेंगी बंद रहेंगी, जिसमें 7 लाख बच्चे गरीब के पढ़ रहे हैं, उनके बारे में मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे। और मुख्यमंत्री जी क्या फैसला करेंगे, किस दिन बोलेंगे, देखते हैं भाई। एक दिन बुलवाओ तो सही, कैसे बोलते हैं। ये जमाने फिसल रही है ना, ये कुर्सियां भी फिसलते देखी है हमने बहुत। जमाने फिसलने को तो रोकिए, और कुर्सी नहीं फिसले इसका व्यवस्था आप लोग कीजिए। मैं कहना चाहता हूं, आज राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है, आप इससे और ज्यादा 21 काम कीजिए, अच्छा कीजिए। 5 साल हमारे जो काम किए हुए हैं उनका फित्ता काटने में भी आपको समय लग जाएगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, 1 मिनट देखो जोगाराम जी, भाईचारा निभाओ। सवाल यही है कि आपने कहा कि अपराध बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, अपराध रुक गए क्या? 7 साल के मासूम के साथ मैं बताऊं आपको क्या हुआ है? क्या बात कर रहे हो आप? घर से दूध देने निकली 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, ये बीकानेर की घटना है। आप रावत बाड़ा की घटना ले लीजिए, 20 लड़कियों का अश्लील वीडियो। आप जयपुर की घटना लीजिए, बाइक सवार बदमाशों को महिला से मोबाइल। हनुमानगढ़ में पिस्तौल दिखाकर किशोरी को उठा के गैंग रेप। आप नसीराबाद की घटना को ले लीजिए, पुलिस की मारपीट से युवक की मौत। और आप दूसरी घटना को ले लीजिए, चित्तौड़ की घटना को ले लीजिए, मौत के बाद दिन बाद मोबाइल से खुला सामूहिक बलात्कार कर रहा, लाइसेंस से अजमेर की घटना को ले लीजिए। मैं एक बात पे नहीं जाना था, मैं ये कहना चाहता हूं, अपराध न आप रोक पाए न हम रोक पाए न कोई दूसरा रोक पाएगा, लेकिन एक भय होना चाहिए सरकार का। वो भय अगर आप कायम कर दोगे तो अपराधी डरने लगेंगे। पहले हमने राज देखा था, यहां से गृह मंत्री जी बोलते थे, आज महामहिम राज्यपाल बन गए कि मैं खुद ही अपराधी का नाम ले लेते थे। तो ये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरीके की स्थिति मत कीजिए। ये पर्ची से बनी सरकार है। मैं इसलिए कहता हूं ये पर्ची से, इसलिए कि आपने देखा होगा घनश्याम तिवारी जी ने इसी सदन में यहीं से बैठ करके कहा है कि ये पर्ची बड़ी खतरनाक होती है, और जब पर्ची खुली तो सब कईयों के होश उड़ गए। सरकार है, राजस्थान की जनता की दिए हुए आशीर्वाद की सरकार है ये। हाँ, बिल्कुल आशीर्वाद तो दिया ही है ना, तभी तो आप लोग आए हो। लेकिन आपको मंत्रालय अच्छा नहीं दिया, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। आपने जितनी नहीं दिया, पर आपको प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया, इसलिए मुझे थोड़ा दर्द है। कोई बात नहीं, आपके मंत्री
इनके मंत्रियों के नमूने बता दूं सर, आज देखा आपने प्रश्नकाल में। दूसरा नमूना बता दूं मैं, इनके बाबूलाल खराड़ी जी बैठे हैं, माननीय मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री है, कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करो, देश के प्रधानमंत्री आवास बना के दे देंगे। आपके शिक्षा मंत्री जी हमारे ये कह रहे हैं कि कब ट्रांसफर करोगे, क्या करोगे। मान्य मैं मानता हूं। अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहता हूं कि आपके मंत्री तो ये कहते थे कि मर्दों का प्रदेश से, ये कहते थे, हमने वो नहीं कहा। यही लाइन आपने लिए क्या? अब आप देखो सर, आपने एक काम जोरदार कर दिया आते ही, जोगाराम जी, आपने बहुत जोरदार काम किया। आपने जो देश के प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर योजना दी, जो किसानों के लिए उनके बेटों को रोजगार के अवसर बंद कर दिए और देश की सेना में जो नौजवान जाते हैं उनके हाथों पे हिकों पे कुटाराघात किया, आपने तो मंत्री ही अग्निवीर बना दिया। यहां शपथ ली राज्यपाल के और मौर्य बोल गया। क्या बात कर रहे हो आप संविधान को मानते ही नहीं। ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत है। हाँ, कोई बता दो हो संवैधानिक व्यवस्था हो तो। संवैधानिक व्यवस्था के तहत है, जनता ने मैंडेट दिया है, हम स्वीकार करते हैं, और आप स्वीकार कर दो कि जनता ने आपको तिरस्कार कर दिया। अगर आपकी योजना इतना बढ़िया थी, इतने आपकी योजना थी, तो इतने में कैसे सिमट गए, विचार करो। देश के प्रधानमंत्री ये जोगाराम जी क्यों बने, जोगाराम जी संसदीय कार्य मंत्री क्यों बने, ये अपने आप बता देंगे कि मौर्य बोलने से क्या होता है। तो क्या होता है मौर्य बोलना? नाती के बारे में मौर्य को बंद कर दिया जाता है तो वो बोलता है, उसको कहते हैं मौर्य बोलना। माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट में मैं मेरी बात समाप्त करूंगा, आपका ज्ञानवर्धन होगा। आप बताइए, हमारे 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट अपनी बात समाप्त कीजिए। हमारा समय है, आप चिंता ना करें। आप बताइए, आप कह रहे हैं हम अंतरकलह में थे, इनको शर्म नहीं आती? वसुंधरा जी कहां बैठी है? ना पक्ष में बैठी है, इधर प्रतिपक्ष की लाइन में बैठा रखा है, इनको शर्म नहीं आती? आप देखिए माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष उधर बैठे हैं, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री उसके बराबर में बैठा है, और आप जो विपक्ष के लोग बैठे हैं, निर्दलीय लोग बैठे हैं, उनके बराबर आप अपनी पूरा 2 बार की मुख्यमंत्री को बैठा रहे। ये अंतरकलह है। किन किन को मंत्री बनाया, किन को नहीं बनाया, ये अंतरकलह नहीं है। मुख्यमंत्री जी आपकी मीटिंगों में वसुंधरा जी नहीं जा रही हैं, ये अंतरकलह नहीं है। प्रदेश के अध्यक्ष को किस शब्दों में पुकारा गया था, आप बताइए। एक प्रदेश के अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का, उनको किस शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुकारा था, वो सब बोलो। वो सब वही बोल रहा हूं। माननीय मंत्री जी विराजे, माननीय सदस्य, माननीय महामहिम के अभिभाषण पे आ जाए। राज्यपाल आप विराजे, आप माननीय महामहिम के अभिभाषण पे रुक जाइए। आप, हमारा समय, आप चिंता ना करें, मैं बैठ जाऊंगा। आरपीएससी भंग करने की बात कर रहे थे, मुझा ऐसा हो गया, कर दिया गया आपने आरपीएससी को भंग। 50 दिन हो गए आपको, अभी जवाब दे रहे थे। आपने खुद ने कहा है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी में 20 पेपर लीक हुए, जिसकी एफआईआर लॉन्च हुई। आप 33 में से 20 तो आपके समय के हैं, और उसमें जो जवाब आया है, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा पूरे सदन को, जवाब आया उसमें जो 33 में से 1 पे पेंडिंग है, वो हाई कोर्ट के एलडीसी का पेपर है। उसके अलावा आपने किसी को पेंडिंग नहीं माना, और आप बार बार खड़े हो जाते हो। पेपर लीक आप में दम है, आप ईडी इनकम टैक्स भेज सकते हो, किसी को धमका नहीं सकते हो। ये कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के जाबाज सिपाही हैं हम, आपकी मर्जी है जितने भेज लो। आप क्या बात कर रहे हो? इस तरीके से आप पेपर लीक का नाम लेकर के मखौल उड़ाना चाहते हो। पेपर लीक किस समय नहीं हुआ? क्या गुजरात में नहीं हुआ? क्या हरियाणा में नहीं हुआ? क्या देश के अंदर केंद्र की सरकार की नौकरियों में नहीं हुआ? क्या हरियाणा में नहीं हुआ? क्या पंजाब में नहीं हुआ? किसकी बातें कर रहे हो? कितने दिन चलाओगे इन नोटंकी करके? कितने दिन काम चलाओगे? मैं पूछना चाहता हूं। हर बात में नहीं। इनको
माननीय सभापति महोदय, इनको ऐसे तो दे दो मंत्रियों को। 50 दिन में इनको ऐसे नहीं दे पाए, बाबू नहीं दे पाए। इनकी डिजायरें रद्दी की टोकरी में जा रही है। इनकी डिजायरें लिखने का अधिकार नहीं है इनको। ये यहाँ केवल और केवल माननीय सभापति महोदय, आप उत्तेजित नहीं। माननीय सभापति महोदय, इनके महामहिम के अभिभाषण पर आए, विषय पर आए, आप इनको बंद करो ना। आप राजे, आप सुनिए, मैं अभिभाषण की बात कर रहा हूं, राजस्थान की गवर्नेंस की बात कर रहा हूं। आपके ऐसे नहीं है। किस बात की कार्य योजना बनाओगे? क्या बनाओगे आप? आपके मंत्रियों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मुख्यमंत्री जी को भेज दिया, जाओ, और जहां भी जाते हैं एक टंग स्लिप हो जाती है। पूरी मीडिया को मैनेजमेंट करने में टाइम लगा देते। आप विषय पे आए, माननीय महामहिम के अभिभाषण पर बोले। आपके यहाँ से जो मंत्री बने हैं, आपका समय पूरा हो रहा है। 2 मिनट में कंक्लूड करें। 5 साल तक भ्रष्टाचार की बात करते रहे। कल एक IAS पकड़ा गया है। कितने भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं आपके जो ऐसे, अब हर बात पे बोलेगा, हर बात पे बोलोगे आप। आपके मंत्रियों के जो ऐसे लगे हैं, उनके खिलाफ भी ईडी का मुकदमा चल रहा है। उसके बावजूद भी आपने लगा रखे हैं, समझे नहीं? आप SIT की बात कर रहे हो। जब आपके पास पेंडिंग मुकदमा ही एक ही है, तो SIT क्या करेगी भाई? जांच किसकी करेगी? SIT को अगर जांच देनी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में और कांग्रेस के कार्यकाल में जितने पेपर लीक हुए हैं, उनकी सबकी जांच करवाओ और CBI को दे दो CBI को। कौन मना कर रहा तुमको? मैं बात इतना ही कहना चाहता हूं, इनको महिला रेसलरों की चिंता नहीं है। इनको 3 काले कानून में 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली, मर गए, उनकी चिंता नहीं है। इनको मणिपुर जल रहा है इनकी गलत नीतियों के कारण से, उनकी चिंता नहीं है। राम जी आगे, आपके अकेले के हैं क्या? राम जी गोद में उठा के लाए हो क्या राम जी को? राम जी सबके हैं। राम जी हम सबके हैं। राम जी हम सबके हैं। आप में से कितने गए थे कल? माननीय सभापति महोदय सुनिए, सुनना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय 2 मिनट और लूंगा। माननीय सभापति महोदय, आप बताइए, इनमें से कितने गए थे अयोध्या? आपके मुख्यमंत्री को अयोध्या जाने की इजाजत नहीं थी, और आप कह रहे हो आप रामलला के कैसे नहीं गए? रामलला के कैसे नहीं गए? कौन कहता नहीं गए? मजाक बनाते हो आपने। सुनो, हर बात पे नहीं खड़ा होना भाई साहब, हर बात पे खड़ा नहीं होना। इससे इनाम नहीं मिल रहा, इसीलिए विभाग नहीं दिया आपको, ढंगे विभाग नहीं दिए, अच्छे आदमी को ढंगे विभाग नहीं दिए। आपके लोग बोले थे जोगाराम सबसे बहुत ही इंटेलिजेंट बुद्धिमान मंत्री होता, लेकिन इनको विभाग नहीं दिया। माननीय शांति से अपना विषय राज्यपाल के अभिभाषण तक सीमित रहेंगे तो अच्छी सार्थक बहस होगी। वही बात पहले से क्यों नहीं कही आपने? उधर से जो बोले क्या बोले थे वो मैं सबके लिए, उनको भी थोड़ा व्यवस्था सबके लिए, आप उनको भी समझाइए थोड़ा प्लीज, मेहरबानी करके। अरे समझाएंगे, आप पुराने हो। मैं इतना ही कहना बोलिए, आपके समय हो गया कि समाप्त करिए। ये हमारी अंतर्कलह की बातें करते हैं। किरोड़ी जी का क्या किया आपने? विभाग को टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या किया उनके साथ में? जो शहीद वीरांगनाओं के देवर को नौकरी दिला रहा था, वो देवर को नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिला रही थी, भारतीय जनता पार्टी दिला रही थी। आप दे दो, कौन मना कर रहा? हम सब साथ हैं आपके। क्या है? अरे भाई, ये कोई भी सदस्य बोल रहे हो, कृपया दूसरे सदस्य डिस्टर्ब न करें, लेकिन विषय तक सीमित रहें। मैंने कहा राज्यपाल के अभिभाषण से उठे मुद्दों पे बोलिए। मैं राज्यपाल के अभिभाषण पे बोल रहा हूं। आप इनको थोड़ा सा शांत करिए, बहुत समय है, आप चिंता ना करें। थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है कि कोई कड़वी बात आ जाए, लेकिन आप जितनी हल्की बातें मैं नहीं करता हूं यहाँ, और जिस दिन करने लग जाएंगे ना, आप भग जाओगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप विषय कंक्लूड करिए। साहब बताओ। माननीय मंत्री महोदय, स्पीकर साहब, सदस्य कंक्लूड करिए। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी न तो फाइनेंस में बोलेंगे,
न मुख्यमंत्री जी किसी विभाग के ऊपर बोलेंगे, तो फिर मुख्यमंत्री जी को केवल कोई भ्रमण मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया क्या? केवल भ्रमण करने के लिए, और जहां जाओ वहां एक न एक टंग स्लिप करके आ जाओ, क्या इसीलिए बनाया मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री कौन विषय पे बोलेंगे? मंत्री परिषद का सिर्फ दायित्व है, इस पे नहीं बोल सकते, हमारा ऐतराज है इस पे। बैठिए बैठिए। अरे आप क्यों बोल रहे हो? ओ माननीय सदस्य बिराजो। आप सभा स्पीकर साहब एक काम करवा दो, एक मिनट, इनको मंत्रियों के ऐसे लगवा दो, बाबू लगवा दो, इन एमएलए को। ए भैया बीच में नहीं, अरे विषय पे बोलिए ना, कंक्लूड करिए, कंक्लूड करवाओ। गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है सर, सभा स्पीकर साहब, गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है, बेचारे तड़प रहे हैं। एमएलए मेरे को फोन करते हैं, डोटासरा जी मुद्दा उठाना, हमारा एसडीओ नहीं बदला जा रहा है, हमारा छपरासी तहसीलदार नहीं बदला जा रहा है, हमारा टीचर। माननीय मुख्यमंत्री का सुनिए, ये दिल्ली से पर्ची आ रही है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश मत बनाओ इस स्टेट को। अब नहीं तो मुझे 2 मिनट में कंक्लूड करता हूं। इस राजस्थान प्रदेश को आप केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनने दें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये दिल्ली की पर्ची बंद करें, मुख्यमंत्री जी को फैसले लेने का अधिकार दें, मंत्रियों को अपने ऐसे लगाने का अधिकार दें, एमएलए को डिजायर करने का अधिकार दें, तब जाकर के कोई काम करेंगे, वरना तो क्या काम करेंगे आप बताइए? ये तो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। सुबह उठा, तेरी चली क्या, सांगानेर का एसडीओ नहीं बदला गया, इनसे मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र का एसडीओ नहीं बदला। धन्यवाद। क्या बात कर रहे हो? अब राजे, माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका पीए बताता है कि साहब ये अधिकारी बदल गए, ये ट्रांसफर हो गए, ये गुड गवर्नेंस है, अधिकारी फैसला करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय का फैसला नहीं होने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब राजे, अब माननीय, अब हो गया। आप बोलो। राज्यपाल के महामहिम राज्यपाल के भाषण में के बारे में बोलना चाहूंगा। चलो आखिरी 1 मिनट में करिए। आप 39 हो गए, 40 में करिए। 1 सेकंड माननीय सदस्य, 1 सेकंड। वो बैठने के लिए, अरे बैठने के लिए कहने सर 1 मिनट में, 1 मिनट, एक घड़ी देख रहा हूँ। 1 मिनट। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे ना साहब, उनकी बूथ में जमान जब्त हो गया, इनके बूथ में जमान जब्त होगी इनकी। क्या 1 मिनट में बात पे बोल रहे? मैं गलत बोलूं तो हटा देना, मैं अगर स्पीकर साहब गलत बोलूं तो हटा देना। ये कह रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतने आगे, डबल इंजन की सरकार आ गई। इस राजस्थान के इंजन को चलने दो भाई साहब। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया तो मुख्यमंत्री तो भजनलाल शर्मा को मानो। अगर मुख्यमंत्री का एक ने नाम नहीं लिया, आपके दोनों ने बोला। राज्यपाल महोदय के भाषण 2019, आपका भाषण अच्छा हो गया। जनवरी 2024 को सदन में पेश हुआ। राज्यपाल महोदय ने मेरे को कह देना जो कहना है। सबसे पहले ये बात कही, गोविंद जी, डोटासरा जी, आपके कर काम ने 5 साल हमने देखा है, हमने झेला है। पेपर आउट को लेकर के, खनन माफियों को लेकर के, भू माफियों को लेकर के झेला है। थोड़ी बात हमारी भी सुने। महामहिम राज्यपाल महोदय ने राजस्थान में विकसित भारत 2047 को सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात कही है। इस भाषण में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि परिवर्तन यात्रा जन आक्रोश यात्रा नहीं सहेगा राजस्थान। ये कांग्रेस के काले कारनामों में सारी बात उजागर की है। इन्होंने पिछले इनके कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार हुआ, ये तीसरा है, चौथा है, दूसरा कौन है? जितना महिला का अत्याचार हुआ, पहला डोटासरा की हो गया, कहीं पानी का घपला हुआ, कहीं ऑफिस में सोना मिल रहा है, 4 ही बोलेंगे आज। ये सारी बात इस प्रकार सुविधा होगी। मनीष यादव सामने आई है इस भाषण में। मैं ये भी कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, हमारे स्वर्गीय
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सड़क को जोड़ो और नदियों को भी जोड़ो। इस बात को लेकर के इस भाषण में उल्लेख हुआ है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में विद्युत विभाग में घोर लापरवाही, अकर्मता, संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश के ग्रामीण और शहरों में आम जन को किसान विद्युत कटौती का लगातार सामना करना पड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं यही भी कहना चाहूंगा कि जिस समय प्रदेश के डिस्कॉम के लिए आर्थिक संबल देने के लिए शुरू की गई थी उदय योजना के अंतर्गत, उसमें 62,400 करोड़ से ज़्यादा का पैसा इनको दे करके प्रदेश के विद्युत ढांचे को सुधारने के लिए काम किया। इसके बाद अभी भी पिछले इस 5 वर्षों में कांग्रेस के राज में 88,000 करोड़ से ज़्यादा राशि हो गई। इतना होते हुए इतना भ्रष्टाचार, किसानों को लाइट नहीं मिलना, कनेक्शन समय पे नहीं होना, घरों में लाइट का कनेक्शन नहीं होना, ये कुशासन व्यवस्था माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक जी की सरकार में हुआ। मैं ये भी कहूँगा कि हमारी सरकार का हर गरीब को निःशुल्क अन्न की गारंटी दे रहा है, हर सिर पर छत की गारंटी भजनलाल की सरकार दे रही है, हर घर में नल से जल की गारंटी दे रहे हैं, हर हाथ में काम की गारंटी दे रहे हैं, और हर घर में बिजली की गारंटी, और हर खेत में पानी की गारंटी, और हर महिला की सुरक्षा और हर अपराधी को सजा देने की गारंटी दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि इस भाषण में महामहिम राज्यपाल महोदय की भाषण में ये सारी बातें उल्लेख हुआ है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि भजनलाल जी की सरकार अत्यंत खुशी है। हमारी सरकार ने गरीबी वर्गों को, माताओं बहनों की प्रति अपने संकल्प को पूरा करने हेतु 1 जनवरी 2024 से मात्र 450 रुपये में सिलेंडर, 450 रुपये में सिलेंडर आपने भी घोषणा की थी, हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। और 4 साल वैसे घूमने के बाद लास्ट में एक थैला पकड़ा दिया था। क्या था उसमें? 1 लीटर का तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो 50 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम, जिनका नतीजा ये सामने दिख रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसमें मिट्टी थी, कंकड़ भी थे और कीड़े पड़े हुए था, और एक बहुत बड़ा बैग सभी को थमा दिया, ग्रामीण और हमें सभी को। हमने देखा, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन अभी मैंने खोल करके देखा वाकई में इसमें 5 चीज़ क्या है। तो वो सारा देखने से पता लगा तेल है, वो शहद होता है, शहद। ऐसा सभापति महोदय, इनके राज में 1,40,00,000 से ज्यादा बालक बालिकाओं ने नौकरी से वंचित होना पड़ा। इनके कुशासन की वजह से सड़कों की हालत बहुत खराब, इनके कुशासन से गांवों में पानी नहीं मिल पाया। इनके राज में, कांग्रेस के राज में, मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी बातें आप भी थे, आप सरकार में थे, अगर बीजेपी ने घोटाला किया, पेपरबाजी की, तो आप एसआईटी या भ्रष्टाचार का कोई उजागर करके करते तो सत्य होता। अब आपके यहाँ 20-20 बार आज पंचायती राज मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि 5 इस समय
2021 में पेपर आउट हुए, 2022 में 10 प्रकार के पेपर आउट हुए और 23 में 5 प्रकार के हुए। इस प्रकार की जो बात सामने आई, मैं सभा अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार आई है, बहुत बढ़िया काम करेगी, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। 4-5 महीने के भर के अंदर आमली पाजामा जो पहनाया है, जैसे 450 रुपये का सिलेंडर है, आपके नीतिगत जो निर्णय लिया 4-5 प्रकार के, वो इनके सामने की बात है। मैं यह कहना चाहूँगा, जितनी गारंटी दिया, चाहे जल की गारंटी हो, महिला की गारंटी हो, बच्चों की गारंटी हो, भजन लाल सरकार पूरी गारंटी के साथ आपके बीच में है। मैं यह भी कहना चाहूँगा, तो राजस्थान में जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के प्रधानमंत्री द्वारा दिए जा रहे हैं और 6,000 रुपये राजस्थान की सरकार किसानों को सम्मान निधि की तौर पे फैसला लेकर के इनको देने जा रही है। मैं यही कहना चाहूँगा, बेनीवाल साहब, आप तो बहुत दिल्ली में बहुत किया है, यहाँ भी किया है, और ये बात सत्य है कि नहीं है? मेरे को संबोधित करते हुए बोलिए माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, अध्यक्ष की ओर संबोधित करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की MSP के ऊपर राज्य सरकार बोनस देकर के 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का योजना जो बनाई है, वो स्वागत योजना है, स्वागत योग्य है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने कर्ज माफी का, सभी किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वो नहीं हुआ। पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को भत्ता देंगे, वो भी नहीं कर पाए। और तो और कर्ज माफी में 19,000 से ज़्यादा किसानों की जमीनें कुर्क हुई है, उसका भी नीतिगत फैसला लेकर के वापस उनको उस बात को पूरी जमीन का समाधान करेंगे। ये मैं सदन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय मैं आपको कहना चाहूँगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा, आपने कहा था पिछली सरकार में किसान भाइयों के खाद बीज को लेकर के बाजार तक किसी तरह का परेशानी नहीं होनी पड़े, जलनी पड़े, लेकिन पिछली बार बहुत जलनी पड़ी, खाद नहीं मिला, बीज नहीं मिला, समय पे कालाबाजारी हुई। इस बात को लेकर के अध्यक्ष महोदय, पार्टी ने टाइम दिया है, 10 मिनट हो रहे हैं, समाप्त साहब कभी कभी दिया करो। 10 मिनट 2:41 से शुरू किया। पहली बार जनजातीय क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री बना, कभी हमें भी बोलने का मौका दीजिए। ये सचेतक से बात कर लीजिए, सचेतक ने 10 मिनट दिए। धन्यवाद। श्री मनीष यादव। माननीय सभापति महोदय, जो अभिभाषण का स्वरूप रहा वो बहुत, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैंने ये पूरी आपकी डायरी पढ़ी थी। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आदिवासियों को लेकर दोनों ही सरकारों को सोचना चाहिए। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं न पक्ष की बुराई करूँगा न विपक्ष करूँगा। शायद मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पिता भी खेत में होंगे। आज दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों की हालत क्या है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जहाँ के किसान जो अन्न उगा के मेहनत करके, मेहनत के पसीने से अन्न उगाकर पूरे देश का पेट भरते हैं, वही किसान खाद बीज के लिए 4-4 दिन तक लाइनों में लगते हैं और रोते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं। उन किसानों के साथ में खाद बीज के लिए सबसे बड़ा कालाबाजारी होती है। उसके लिए कभी कोई आगे चलकर ये आवाज़ नहीं उठाते। साथ ही अभी बिजली आंख मिचौली का खेल खेल रही है। मोटर चालू करके किसान खेत के अंतिम छोर पर जाता है और मोटर बंद हो जाती है, बिजली चली जाती है, कभी आती है कभी जाती है और कोई निश्चित समय नहीं है। उसके लिए लोड सेटिंग के नाम पर जो बिजली कटौती की जा रही है, उसका ना तो प्रचारण वाले अधिकारी और ना ही वितरण वाले अधिकारी संतोष पर जवाब दे पाते हैं। जो साथ ही मैं आपके सामने बताना चाहूँगा
कि हर बार हमारे दक्षिणी राजस्थान के अंदर किसान खाद बीज को जो फसल है उसको उगाते बड़ी मेहनत से, जब बेचने का समय आता है तब वो मंडियां नहीं होने की वजह से या फिर फुटकर व्यापारी के द्वारा खरीदारी होती है, जिसके माध्यम से किसान यहाँ पर 27 रुपये 28 रुपये मंडी का भाव होता है, लेकिन उसी किसान को 18-12 रुपये में अनाज लिया जाता है। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करके घर तक पहुँचता है। मैं दूसरी और बात कहना चाहूँगा कि ये जो पूरे 5 साल के अंदर पेपर लीक और पेपर रद्द, ये शब्द सबसे ज़्यादा अगर किसी को दर्द हुआ होगा मेरे जैसे नौजवान ने झेला होगा, दक्षिणी राजस्थान के नौजवान ने झेला होगा। हम लोग आज जोधपुर और जयपुर के अंदर कोचिंग करने आते हैं तो हमारी पीड़ा ये है कि हम लोग खेत गिरवे रख के आते हैं, माँ के गहने गिरवे रख के आते हैं, और हम लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं, 3-3 महीने तैयारी करते हैं, ब्याज में पैसा लेकर आते हैं। जब हमारे लोगों के साथ में पेपर लीक या फिर पेपर रद्द होता है तब हमको लगता है सीने पे कि सामने वाले का गला दबा दे या फिर उसकी गर्दन पकड़ ले। ऐसे लोगों के लिए फांसी का प्रावधान होना चाहिए। हमारे लोगों के आज भी खेत गिरवे पड़े हुए हैं। यह बात हम लोग कहना चाहते हैं कि आज ये सरकार से भी उम्मीद है कि आने वाले समय में पेपर लीक जैसा शब्द और पेपर रद्द जैसा शब्द हमारे सामने नहीं आए। मैं दक्षिणी राजस्थान के उस इलाके से आता हूं जहां पर विद्यालय तो हैं लेकिन स्टाफ की कमी है, बच्चे पढ़ाने वाला कोई नहीं है। हम लोग इस पीड़ा को समझते हैं कि वहां पर हम लोग मुकाबला करते हैं तो कैसे मुकाबला कर सकते हैं सीकर जयपुर जैसे सिटी में रहने वाले बच्चों का। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ समाप्त करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार बोलने खड़ा हुआ, थोड़ा आपका संरक्षण समय चाहूंगा। जितना है उतना ही उनकी पार्टी की व्यवस्था है, आप बिराजे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां पर विद्यालयों के ऐसी हालत है कि एक तरफ वहां पर कॉलेज खुली हुई है तो 70-80 सीटें हैं और हर साल 8 से 10 हज़ार 12वीं पास कर से विद्यार्थी जाते हैं। उनके लिए कोई कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। स्कूलों के अंदर 80% व्याख्याता के पद खाली पड़े हुए हैं। और इस बार सरकार से ये चाहूंगा कि बैकलॉग भर्ती के माध्यम से या जिसने BA BEd MA कर रखी है उनको यहाँ पर लगाए ताकि बच्चे पढ़ सके, नौजवान पढ़ सके और आदिवासी इलाकों में ये उनको फायदा मिल सके। साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा कि स्कूल के अंदर दूध वितरण किया जाता है, उस दूध वितरण जो पाउडर का होता है उसकी जगह पे फल फ्रूट वितरण किया जाए ताकि बच्चे खाकर हष्ट-पुष्ट हो सके। और आप सब ने मुझे टाइम दिया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं एक और पीड़ा है जो पूरे राजस्थान के नौजवानों की है कि भर्ती के अंदर 40% का जो क्राइटेरिया लगा रखा है। मैं भी BA BEd और MA करके अभी यहाँ तक पहुंचा हूं। 40% लगा रखा है। हमारे दक्षिणी राजस्थान के अंदर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उसके बाद हम कंपटीशन करते हैं, कई बार रह जाते हैं। एक तरफ हमारा बच्चा, हमारा भाई सुबह उठकर गाय भैंसे या फिर घर का काम संभाल कर स्कूल जाता है और दूसरी ओर वापिस आकर घर का काम संभालता है। दूसरी ओर अमीर और पैसे वालों का बच्चा सुबह उठकर काजू बादाम पिस्ते खाता है और सुबह उठकर काजू बादाम पिस्ते खाता है। कितने होगा? श्री छगन सिंह राजपुरोहित। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद और की जनता को भी देना चाहूँगा कि मुझे देवतुल्य जनता को कि मुझे पुनः दोबारा विधानसभा में भेजा जीताकर, इसके लिए मैं इस मंच से रूप में मनाते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे को पहली बार बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, पिछली सरकार में हालत क्या था आप जानते हो, सब जानते हैं और जनता ने जवाब भी दिया। भ्रष्टाचार सरेआम, अपराध बेलगाम, बेहाल किसान, पेपर लीक, बेरोजगार परेशान, त्रस्त था राजस्थान। सभापति महोदय, उस सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणा की मगर धरातल पर कितनी उतरी है वो जनता अपने आप 2018 में इनको जो उम्मीद करके सरकार में भेजा मगर ये उस पर खरा नहीं उतरे। इस वजह से गहलोत जी 5 साल सरकार में रहकर भी सचिन पायलट जी और सत्ता के संघर्ष में दोनों ही रिसोर्ट में बंद रहे और कोरोना काल के अंदर जनता से दूर रहे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
उस कोरोना काल के अंदर उस दुख सुख में उनके साथ में रहे, जनता सब जानती है। पिछली सरकार की जो घोषणा हुई, आधी अधूरी घोषणा, आज वास्तव में मेरे पहले वक्ताओं ने सारी बातें बताई कि चाहे किसानों का कर्जा माफ करने की हो और चाहे बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो। मेरे भाई कह रहे थे सामने वाले विपक्षी सदस्य कि गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। गरीबों के लिए इन्होंने तो कुछ नहीं किया। कोरोना काल के अंदर मोदी जी ने फ्री में गेहूं देने का वादा किया और अभी उन्होंने 5 साल और देने के लिए घोषणा कर दी और फ्री में दिया। इन्होंने कोरोना काल में तो नहीं दिया, जो नहीं दिया 4 साल 4.5 साल तक कुछ नहीं किया। इन्होंने जो किट बांटे उनको मवेशी भी नहीं खाया, मवेशी भी। जो उसके अंदर मिर्ची का पाउडर, ईंटों का या कहीं और कहीं का मसाला भर के उसके अंदर भेज दिया। केवल और केवल इस किट के अंदर इनका कमीशन के अलावा और कुछ भी नहीं किया। सभापति महोदय, जनता ने उसको जवाब दिया। यही नहीं, मोदी जी ने जो नरेगा का काम इनको दिया और राजस्थान के अंदर नरेगा में भी काम नहीं किया, और तो और हमारे गेहूं को भी उठा नहीं पाए, वो भी लैप्स हुआ। जो वास्तव में गरीबों का गेहूं केंद्र भेज रही थी वो भी ये नहीं उठा पाए, वो लैप्स हो गए। ये सरकार क्या गरीबों का भला करेगी? मोदी जी ने गरीबों के लिए जो वास्तव में हमारा जंगल जमीन में जो वृक्ष, जो पहाड़ी में हमारा मेवाड़ में जो अरावली पर्वत है उसमें जंगल हुआ करता था, वो उजड़ता हुआ देखकर मोदी जी ने घर घर गैस कनेक्शन दिया। और ये सरकार कह रहे थे आने के बाद में हम 500 रुपए में सिलेंडर कर देंगे। जनता जानती थी कि 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। 4 साल तक हमारा शोषण किया और 6 महीने के अंदर रेवड़ियां बांटना शुरू किया। जिस सरकार को जो वास्तव में इस 2023 में उखाड़ कर फेंक दिया, मगर हमारे भजन लाल जी भारतीय जनता पार्टी के शर्मा साहब मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 450 रुपए में सिलेंडर करके उस जनता को राहत दी। यही नहीं, हमारे जो गरीबों ने जो वास्तव में इनको चाहा, आदिवासियों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आदिवासियों को इतना सम्मान दिया, जो हमारी श्रीमती महामहिम द्रौपदी मुर्मू को मतलब राष्ट्रपति बनाकर हमारा आदिवासियों का सम्मान किया। आज दिन तक 70 साल में हमारे आदिवासियों का इन्होंने केवल और केवल शोषण किया, वोट बैंक की राजनीति की, कभी उनको पढ़ने लिखने के लिए उनका कोई ध्यान नहीं दिया। आज वास्तव में हमारे पूर्व सरकार वसुंधरा जी की सरकार में पंचायत राज के अंदर भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जनप्रतिनिधि को मैट्रिक पास का जो ये जो मतलब नियम लागू किया। इन्होंने देखा कि ये पढ़े लिखे आएंगे तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का वो अच्छा शासन चलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहेंगे। इन्होंने आते ही पहले उस पढ़ाई का भी केडर को समाप्त कर दिया। अनपढ़ अंगूठा छाप चाहिए, क्योंकि ये सरकारी मशीनरी से राज चलाना चाहते हैं। इनका सचिव बैठकर काम करे और अंगूठा छाप करके और वो मैं उसके मतलब है चेकों में दस्तखत करवा ले। बेचारा उस सरपंच को पता नहीं, प्रधान को पता नहीं क्या हो रहा है। ये कांग्रेस की सरकार के लिए मैं क्या कहूँ सभापति महोदय, वास्तव में हमने विपक्ष में रह रहकर हमने जनता की आवाज को उठाया, मगर हमारी एक नहीं सुनी। जनता को सुशासन देने का इन्होंने वादा किया था, पारदर्शिता चाहिए, इसलिए उन्होंने गहलोत सरकार को मुफ्त की रेवड़ियों के लिए वास्तव में इन्होंने देखा कि हम रेवड़ियां बांटेंगे तो वापस सरकार में आएंगे, मगर जनता जवाब दे चुकी। निर्वाचन जनप्रतिनिधि सरकारी कर्मचारी में नहीं बुलाया गया, क्योंकि हम विधायक हैं। इनके सरकारी कार्यक्रम में किसी भी
भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बुलाते नहीं थे और हमारे विधायक कोटे का जो भवन बनता रात को जाकर पट्टी का लगा देते और हमारे को पता तक नहीं लगता। मैंने यहाँ विधानसभा में मुद्दा उठाया, माननीय अध्यक्ष महोदय सीपी जोशी जी ने नियम निकाला कि कोई भी कार्यक्रम जनप्रतिनिधि बिना नहीं करेंगे, मगर उनकी भी बात को ताक में रख दिया और इन्होंने विधायक को छोड़ हमारे एमपी साहब को भी नहीं बुलाया और हमारे विधायक फंड का पैसों को भी इन्होंने खुद ने उद्घाटन किया। जनता समझ चुकी। यही नहीं, सभापति महोदय, हमारा बजट जो विधायक का बजट हुआ करता है उसको भी इन्होंने 5.5 करोड़ रुपए मेरे विधायक फंड को भी रोक दिया और डीएमएफटी फंड को इन्होंने बिल्कुल ही इनके जो विधायक थे वहां पर लगाने का काम किया। सभापति महोदय, हम चिल्ला कर थक गए। आज भी हमारा डीएमएफटी फंड का हजारों करोड़ रुपए बाकी है, पड़ा है, वो दूसरे फंडों में उन्होंने लगाकर हमारा विकास को रोकने का काम किया। वास्तव में आपको बताऊं, मैंने अभी देखा है कि ये जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान में एक विधानसभा क्षेत्र में 1800 करोड़ रुपए दिए, 1800 करोड़, और मेरे यहाँ पर 6 करोड़ रुपए देकर संतुष्टि की। वहाँ पर जर्जर व्यवस्था में स्कूलें के भवन है। आज वास्तव में वो विद्यालय के भवनों में थोड़ा सा भी रिपेयरिंग का पैसा दिया होता तो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए बरसात में छुट्टियां नहीं मिलती। सभापति महोदय, डीएमएफटी फंड का मैंने 3 साल पहले पास करवाया था पैसा। स्वरूपाल की बात करूं मैं, वहां पर एक कमरे के अंदर 8वीं तक स्कूल चलती है, 120 बालक पढ़ते हैं। अब वहां पर एक कमरे में कैसे स्कूल चलती है? मैंने धरना दिया, जब जाकर रात को 10 बजे कलेक्टर साहब और एसपी साहब आकर और मेरे को ये कहा कि भाई ये पैसे हम दिलवाएंगे, तब जाकर इन्होंने वो पैसे रिलीज किए। मगर अब स्थिति ये हो गई है कि इनको जनता ने नकार दिया, सरकार चली गई। मुझे उम्मीद है हमारी सरकार पे कि डीएमएफटी फंड का पैसा हमारी आम जनता को देकर और वास्तव में ये स्कूलों को छोटे छोटे रिपेयरिंग के पैसे भी दे देंगे तो लाखों रुपए का बचत हो जाएगी। भवन गिरेगा नहीं, भवन गिर जाएगा तो सभापति महोदय, जब तक नया भवन नहीं बनेगा तब तक बच्चे कहाँ बढ़ेंगे? सभापति महोदय, मुझे पता था कि आप कम देंगे समय, मगर सभापति महोदय मैं आपको बताना चाहता हूँ, राज्य के कोटे का गरीबों के वास्तव में मतलब साथ में इन्होंने पैसे तो वहाँ से केंद्र से आए मगर वहाँ तक पहुँचे नहीं। यही नहीं सभापति महोदय, मेरी विधानसभा के अंदर इन्होंने घोषणा की थी, गौरव पथ दिया था हमारे पूर्व सरकार में, 1-1 किलोमीटर का 60-60 लाख रुपए का। इन्होंने कहा था हम विकास पथ बनाएंगे। मेरी विधानसभा के अंदर एक भी गौरव पथ नहीं बनाया, ना विकास पथ बनाया, 1 किलोमीटर तक रोड नहीं दी इन्होंने। और इन्होंने जो इनके हिसाब से जो दी होगी तो वो भी आज अधूरी पड़ी है, ग्रेवल डालकर छोड़ रखा है, वो भी पूरा नहीं किया। सभापति महोदय, ये किस बात की बात कर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया? आज गरीब युवा बेरोजगार मतलब आत्महत्या पे मजबूर हो गए, भर्तियों में पेपर लीक करके उन युवाओं के साथ में कुठाराघात किया। सभापति महोदय, किसान बेचारा अपनी जमीनों को नीलाम करवा दी, उनका कर्जा माफी के भरोसे वो बैठ गए। अब जब नीलाम करने के लिए जब बैंक वाले आए तो उनको पता लगा कि हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ। इनकी घोषणा 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन के भरोसे बेचारा वो गरीब की जमीन नीलाम हो गई। ये कौन सी पारदर्शिता की सरकार की उम्मीद करते हैं? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि वास्तव में गरीबों के लिए जो मोदी जी ने जो योजना निकाली वो 20 रुपए का बीमा, और ये जो वास्तव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर इतने लोग आ रहे हैं, वहाँ पर जो वास्तव में उनके जो ये हमारा दीनदयाल ज्योति योजना के माध्यम से मैंने
पहले कितने बार मुद्दा उठाया कि वो बिल उठा लिया, खंबे लगा दिए, तार नहीं खींचे और तार खींच दिए, वो खंबे एक बरसात में गिर गया। इतना भ्रष्टाचार हुआ। आज मतलब हमारे जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन के अंदर ये आज तक मतलब हमारा ग्रामीण विधानसभा के अंदर काम अधूरा पड़ा है। और जो रोडें बन गई वो पहले इनके समय में उनको भी तोड़कर खड्डे कर दिए, टंकियां बन गई, पानी नहीं डाला और वो आज वास्तव में टूट गए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2018 में कलड़वास में पानी की टंकी हमने बना दी थी, उसके अंदर एक बूंद पानी नहीं गया। वो टंकी आज भी सूखी की सूखी पड़ी हुई है और 5 साल तक ये सरकार सोई रही। मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि वो टंकी में पानी डलवा दो, लोग त्राई त्राई कर रहे हैं, मगर वो आज तक वो सूखी की सूखी पड़ी है। करोड़ों रुपए इन्होंने लगा दिया मगर उसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर कोई न कोई उनको कुछ न कुछ मिला होगा, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठेकेदार का काम 5 साल पुराना भी अभी तक बाकी है, उसके ऊपर क्यों नहीं किया? सभापति महोदय, मैं इनको पूछना चाहता था कि 5 साल के अंदर आपने वो अधूरे काम पूरे क्यों नहीं किए? मैं हमारे माननीय भजन लाल जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री गणों से यही उम्मीद करता हूं कि आप हमारे जो वो अधूरे काम है वो पूरे करके कांग्रेस सरकार के पूर्व काले कारनामों को उजागर करें और भ्रष्टाचार को खत्म करके वो जो नियमित से जो काम अधूरे पड़े हैं उनमें भ्रष्टाचार हुआ है उनकी जांच कराकर और वो ऐसे दोषियों को सजा दे। धन्यवाद।
चलें, डीएमएफटी के पैसे की बात करें, जिस तरीके से बार बार घोषणाएं कही गई, और अभी आप बोल रहे थे कि जल जीवन मिशन के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करे गए, पानी बंद करा गया। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कोई भी पानी बंद नहीं हुआ है। पुराने वर्क ऑर्डर्स, क्योंकि भ्रष्टाचार था, कॉन्ट्रैक्टर्स ने गलत रेट दी गई। पिछले सरकार ने जहां पर पाइपलाइंस डाली थी वहीं पे पाइपलाइंस वापस से ऑर्डर लिए गए और उधर नई पाइपलाइंस डालने की बात करी गई। इसलिए इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कोशिश करी है कि जीरो टॉलरेंस रखेंगे और ऐसे वर्क ऑर्डर जारी नहीं होने देंगे। पुरानी सरकार ने, आप कहते हैं कि हम लोगों ने सडनली सारे आने के बाद आप लोगों के चालू किए गए चीज़ों को बंद करा, आपकी योजनाओं को बंद करा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2018 में जब आपकी सरकार आई तो पूरे राजस्थान की बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं राजसमंद का प्रतिनिधित्व करती हूँ। राजसमंद के अंदर डीएमएफटी से कही गई घोषणाएं, करीबन 60 करोड़ की घोषणाएं मेरी विधानसभा से कैंसिल करी गई। तुरंत आते ही विदिन 10 दिन में आपने ये ऑर्डर निकाले थे कि अब से कोई भी योजना है, तो क्या वो जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं थी? बात हम सिर्फ ये कह सकते हैं, एमओयू की बात करी गई थी। पिछली 15वीं विधानसभा में कहा गया था कि 1500 करोड़ रुपए का एमओयू हमने साइन करा है, नई इंडस्ट्रीज आएगी, नई फैक्ट्रीज लगेगी। लेकिन युवाओं को जिस तरीके से आपने पेपर लीक कर या बेरोजगारी भत्ते की बात करके या एमओयू का सपना दिखाकर कि हम रोजगार की और बढ़ाएंगे, हम अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ असत्य बोला है, सत्य कहीं नहीं बोला है। इसी में अगर मैं कहना चाहूंगी कि अभिभाषण की हम बात करें, किस तरीके से महिलाओं पर दुर्व्यवहार हुआ, दुराचार हुआ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से वे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में इस देश की सेवा कर रहे हैं, उनकी गारंटी पे जनता को भरोसा क्यों नहीं हो? क्योंकि उन्होंने आते ही सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए उन्होंने अच्छे काम करे हैं, हर वर्ग के लिए नई योजनाएं लाए हैं जिनसे उनका आराम, उनकी जीवन बहुत अच्छे से बीत सके। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना, जल जीवन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, मातृ वंदना योजना, सुकन्या योजना, 3 तलाक को हटाना, ऐसे कितने काम करें। इस वजह से इस देश की महिलाओं को मोदी की गारंटी पे पूरा भरोसा है। मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी कि असत्य हम नहीं बोलते, हमने जो बात कही वो करके दिखाया। कल 22 जनवरी को जो काम हुआ, सिर्फ इस देश की नहीं पूरे विश्व की नजरें हमारे भारत देश पर थी, क्योंकि हमने बोला था कि मंदिर वहीं बनाएंगे और आज हमारा पूरा देश, पूरा विश्व राममय होने जा रहा है। इस गारंटी पे लोगों को भरोसा है। चिरंजीवी डॉक्टर्स की बात कर रहे थे हमारे आदरणीय सूरजगढ़ से पधारे हुए विधायक। वाकई में स्थिति बहुत बुरी है, क्यों ठीक नहीं करी गई? 5 साल मिले थे आपको, आप लोगों को पूरा टाइम मिला था कि आप डॉक्टर्स को प्लेस कर सकें। राजसमंद में जब उपचुनाव हुए तो 19 डॉक्टर्स लगाए गए, बड़ी बड़ी घोषणा करी गई। बहुत सारे मंत्री महोदय आए थे वहाँ पर, उन्होंने बोला कि 19 डॉक्टर्स हम आपको दे रहे हैं और बहुत अच्छी सुविधाएं करेंगे। वो डॉक्टर्स धरातल पे, उसमें से एक डॉक्टर ने ज्वाइनिंग नहीं करी। 17 डॉक्टर्स तो कभी आए नहीं, 2 डॉक्टर्स कंटिन्यूसली डेप्यूटेशन पे रहे और स्थिति वहीं की वहीं थी। तो मौका तो आपको जनता ने दिया था, इस राजस्थान की जनता ने दिया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात करने से काम नहीं चलता, काम करके दिखाना पड़ता है। इसीलिए मोदी की गारंटी पे सबको भरोसा है, क्योंकि काम करके दिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और उनके मंत्रियों ने और उनकी सरकार ने करके दिखाया है। बहुत सरप्राइज हूँ मैं आज ये देखकर कि जैसे ही राम भगवान का नाम आता है, मंदिर का नाम आता है, आप सब जने अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं, सुनना नहीं पसंद करते। आपका एक नेतृत्व तो इनविटेशन नहीं पसंद करता, आप लोग उनका नाम लेना पसंद नहीं करते। तो आप बताइए कि क्या हमें बोलना चाहिए जो आप सत्य किस तरीके से सुन सकते हैं, हम उस तरीके से सत्य को आपके सामने जरूर रखने की कोशिश करेंगे। करो, हम साथ बोला करेंगे। कोई बात नहीं, वो क्या होता है ना कि ये क्या है, वो मंत्रा जी ने मना कर दिया था कि वो राम जी के कार्यक्रम में नहीं जाना है। ये मंत्रा जी की टीम के लोग हैं ना, इसलिए मना कर दिया था, इसलिए नहीं गए। शंकराचार्य जी बड़े हैं या मोदी जी बड़े हैं, बता दीजिए।
शंकराचार्यों को मानते हैं, जो कब से इस परंपरा को चला रहे हैं, मेरे समय में जो धर्म के प्रतीक हैं, अभी हम उन बहुत शंकराचार्य को सारे मानते हैं। नेता मोदी को आप प्रतिपक्ष महोदय, पूछो, आप हम नियम बता शंकराचार्य रहे को थे हमें और ये पूछते नियम का बिराइए मंत्री नियम का उल्लंघन है। सबके बिराइए माननीय मंत्री जी, माननीय बिराइए। नहीं तो क्या है, अभिभाषण पे बात करते हैं, सरकार पे। मैंने आपको कहा ना कि राम भगवान का नाम आते ही इन लोगों को पता नहीं अलग से इनके भाव अलग हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हम सरकार की बात करेंगे, आपके काम की बात करेंगे। मोदी जी ने ये बात सिर्फ कही नहीं, करके दिखाई कि भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले दिनों में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। और कांग्रेस की सरकार ने, जब आप 2018 के अंदर आए थे तो करीबन आपके ऊपर सरकार पे 3,110 अरब रुपए का कर्ज था, और जो विदाई के समय आपने बढ़ाकर 5800 अरब रुपए का कर दिया है। ये आपने किया, और हमारे मोदी जी निरंतर ये प्रयास करते रहे हैं कि हम किस तरीके से आखिरी वर्ग के माननीय सदस्य, आपके मौके आपको मिलेगा विधायक साहब, आपका भी टाइम पूरा मिलेगा। आई एम श्योर आपकी पार्टी आपको, अब ज्यादा लोग तो आपके यहाँ पर भी बोलने वाले नहीं है, तो आपको अच्छा समय मिलेगा, मुझे यकीन है इस बात का। पर मैंने आपको कहा ना कि आप मेरे टाइम में क्यों वृद्धि बढ़ोगी, आप बताओगी। सभापति महोदय, मैं आपसे बात कर रही हूँ और यहाँ से सीधे सीधे नियमों के उल्लंघन हो रहे हैं। फिर आप बताएं कि किस तरीके से ये इन लोगों ने अभी सिखाया कि आपकी वोकैबुलरी ऐसी होनी चाहिए, और फिर वापस डिस्टर्ब कर रहे हैं। सभापति महोदय, जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही जीरो टॉलरेंस की बात कही कि भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस रहेगा, ऐसी योजनाओं को उन्होंने सिर्फ बोली नहीं, करके दिखाया है। प्रशासन को, पुलिस डिपार्टमेंट को किस तरीके से उनको काम करना चाहिए उस बारे में निरंतर काम हो रहे हैं, और ये सरकार जानती है बहुत अच्छी तरीके से। ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की बात करना चाहूंगी। बिजली एक बहुत बड़ा समस्या था पिछले 5 वर्षों में, किस तरीके से किसानों को बिजली नहीं मिल पाई, और इनके वादे, एक और वादा झूठा नहीं था, असत्य था। किसी भी प्रदेश का विकास और वहां के निवासियों का जीवन स्तर अगर सही करना हो तो ऊर्जा को उपलब्ध कराना चाहिए, और उसकी उपलब्धता को निर्भर आप रहिए प्लीज आप रहिए, ऐसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर थोड़ी होता है। आप रहिए प्लीज। कुशल प्रबंधन, भ्रष्टाचार पर अंकुश, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार से निश्चय ही। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य का वक्तव्य समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। सदन का समय बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाता है। चलो, सदन का समय बढ़ाया गया। मुझे जब तक माननीय सदस्य अपना अभिभाषण खत्म नहीं कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, 3 घंटे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका। सभापति महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश की विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। कुशल प्रबंधन, भ्रष्टाचार पर अंकुश, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार से निश्चय ही प्रदेश बिजली आपूर्ति के हालत को सुधारेगा। सभापति महोदय, जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उनका साथ देते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, जिन्होंने आते ही निर्धन परिवारों को 450 में रसोई गैस की टंकी, अन्नपूर्णा रसोई में भोजन की मात्रा बढ़ाने का जो वादा किया था उसको भी पूरा किया। किसानों को 12,000 रुपए प्रति सम्मान निधि देने का, गेहूं खरीद पर बोनस देने का, सस्ती दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने का, करीबन 350 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का, और यही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका इन्होंने सबने कांग्रेस की सरकार ने सारे फॉर्म्स नहीं भरने के कारण करीबन 9 लाख लोग ऐसे रह गए जिनका
पंजीयन तक नहीं हो पाया, उसमें भी उपलब्धता प्रोवाइड कराने का हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तैयारी और निर्देश दे दिए हैं। आप बात कर रहे हैं आपको तो 5 साल मिले थे, हमने तो 2 महीने में ये सब करके दिखाया है आपको। प्रधानमंत्री महोदय, सभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इस देश को और हम सबको निर्देशित किया है कि हमारे को जनता की किस तरीके से सेवा करनी चाहिए, किस तरीके से आखिरी पीढ़ी तक, आखिरी वर्ग तक हमें पहुंचना चाहिए, ये वाकई में सोचने की बात है कि इस गारंटी पे पूरी जनता ने आज भरोसा करा है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में सरकार के संकल्प को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि विकसित राजस्थान के लिए भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राजस्थान बनाने की जो घोषणा की गई है वो पूरी तरीके से ये सरकार करेगी। और ये मैं इसलिए यकीन से कह सकती हूँ कि अब ये प्रण 2047 तक विकसित राष्ट्र और विकसित राजस्थान बनाने का हम सब ने लिया है। सभापति महोदय, शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाना और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की सरकार की नीतियां सराहनीय है। जिस तरीके से हम आगे काम तो हम आपको करके बताएंगे ही, लेकिन जो नीतियां आज बन रही है वो नीतियां सीधे सीधे ये बयान करती है कि राजस्थान की जनता को अब कांग्रेस मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त प्रदेश बहुत अच्छा लगने वाला है। सरकार ने अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। 2047 तक विकसित भारत, विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प के साथ मैं अंत में इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। सुशासन का संकल्प और जन कल्याण का इरादा, युवा, महिला, किसान को सक्षम बनाने का वादा, कांग्रेस के कुशासन पर अंकुश लगा आगे बढ़े प्रदेश अपना, मोदी जी के नेतृत्व में साकार करेंगे विकसित भारत का सपना, विकसित राजस्थान का सपना। बहुत बहुत सदन धन्यवाद। की बैठक बुधवार दिनांक 24 जनवरी 2024 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।